लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश उपाध्यक्ष JPS राठौर जी, फिक्की के पूर्व चेयरमैन श्री KL झुनझुनवाला जी, ललित ठुकराल जी, श्रीमान प्रवीण चंद्रा जी, अवध गोपाल जी, लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष श्री जनक भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी फिक्की लघु उद्योग भारती और प्रदेश के MSME सेक्टर से जुड़े हुए सभी हमारे उद्यमीगण, भाइयों बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने वैश्विक महामारी के दौरान संवाद के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है और आज हम सब पिछले लगभग 3 महीने से लगातार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से न केवल शासन की योजनाओं को अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक, बल्कि समाज में और समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में खुशहाली लाने के लिए हर एक स्तर पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। संगठन ने वर्चुअल संवाद के माध्यम से न केवल अपने आप को और सशक्त किया है, बल्कि संगठन का मतलब केवल संगठन नहीं होता, बल्कि संगठन सेवा का भी एक सशक्त माध्यम बन सकता है। इस सदी के सबसे बड़े आपदा संकट के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया है। मैं इस अवसर पर फिक्की लघु उद्योग भारती, IIA जैसे सभी उन संगठनों का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने कोरोना संकट के दौरान भले ही उनके उद्यम बंद रहे हों, लेकिन सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के आम जन की खुशहाली में अपना योगदान दिया है। और ये सब करने में सरकार या भारतीय जनता पार्टी का संगठन, फिक्की लघु उद्योग भारती, IIA या जैसे अन्य सभी संगठन इसलिए सक्षम हो पाए क्योंकि इस देश के पास एक योग्य और सक्षम नेतृत्व था, यशस्वी नेतृत्व है। हम सब बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने समय रहते इस संकट से देश को उभारने के लिए, इस वैश्विक महामारी से देश को बचाने के लिए समय रहते फैसला लिया और आज उसका हर व्यक्ति अनुभव भी कर रहा है। खास तौर पर जब हम चर्चा करते हैं पहले कोरोना वायरस के बारे में, तो स्वाभाविक रूप से हम इस बात को अवश्य मानते हैं कि अगर दुनिया के अंदर, चाहे वह अमेरिका हो या यूरोप के देश हों, जो दुनिया के विकसित देश हैं, उन देशों से भारत की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत एक बहुत सुरक्षित और अपने आप को उस स्थिति में पा सकता है जहां पर वह संतोष कर सकता है। वैश्विक इस महामारी के दौरान अमेरिका से या यूरोप के किसी भी देश से भारत की तुलना करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बावजूद भारत के नागरिक स्वयं में बहुत सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं।
और उसमें भी न केवल समय से त्वरित निर्णय बल्कि गरीब कल्याणकारी पैकेज के माध्यम से भी, और गरीब कल्याणकारी पैकेज के साथ साथ उन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से भी, चाहे वह 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत का एक पैकेज है, इसके माध्यम से भी प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का एक बड़ा कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर किया है। मुझे याद है जब 24 की रात्रि को प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम अपना संदेश दिया था, तो उस समय उन्होंने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की। ये देश के लिए पहला अनुभव था, यद्यपि उसका रिहर्सल 22 मार्च को जनता कर्फ्यू से हो गया था, लेकिन उस सब के बावजूद 22 मार्च के बाद 24 को अपने महत्वपूर्ण संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के बारे में देश के सामने एक स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी थी, और 26 मार्च को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा हुई। ये गरीब कल्याण पैकेज जो तबका सर्वाधिक प्रभावित हो रहा था कोरोना से, उसके लिए खासतौर पर हर गरीब को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था, यानी पीडीएस का जो खाद्यान्न मिलता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, इसके अतिरिक्त भी 5 किलो चावल या 5 किलो आटा और 1 किलो दाल प्रत्येक उस परिवार को जो गरीबी की रेखा के नीचे हुए जीवन यापन करने वाला है, कमज़ोर है, अंत्योदय का लाभार्थी है, उन्हें इस सुविधा का लाभ देने की व्यवस्था पहले चरण में की गई और 3 महीने के लिए घोषणा की गई। इसी प्रकार से चाहे वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि अभी तक किसानों को 6,000 रुपये सालाना मिलती थी, इस दौरान 2,000 रुपये प्रति माह कोरोना संकट के दौरान किसानों के खाते में वो राशि पहुंची। जनधन अकाउंटधारी 3 करोड़ 56 लाख महिलाएं प्रदेश में हैं, इन सब के अकाउंट में 500 रुपये हर महीने अतिरिक्त देने की व्यवस्था की गई। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन यानी विधवा पेंशन धारक जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी को, उत्तर प्रदेश में ये संख्या लगभग 87 लाख है, इन सभी को इन 3 महीनों के दौरान 1,000 रुपया पेंशन के अतिरिक्त दिया गया और ये राशि सभी के अकाउंट में पहुंच चुकी है। 1 करोड़ 56 लाख परिवारों के पास प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर निःशुल्क को पहुंचाने के कार्य हुए। यानी ये कार्य उस तबके तक मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी 180 रुपये से बढ़ा करके 202 रुपये तक करने की व्यवस्था, ये पहले चरण में गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत पूरे देश के अंदर गरीबों के लिए हुआ। लेकिन जब लॉकडाउन का दूसरा चरण, पहला चरण के बाद दूसरे चरण की घोषणा करनी पड़ी, दूसरा चरण संपन्न हुआ, फिर ये हुआ कि नहीं ये आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तो इस दौरान फिर प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए एक 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज भी घोषित किया। और इस आर्थिक पैकेज के तहत जो सर्वाधिक जो फोकस था, जिन बिंदुओं पर प्रधानमंत्री जी ने देश का ध्यान आकर्षित किया था, वह था कि लोकल को ग्लोबल बनाने का और लोकल के लिए वोकल बनने का। हमारी समस्या क्या है? हम लोग अपने स्थानीय चीज़ों को महत्व नहीं देते, और उसका परिणाम क्या था आपने इस कोरोना संकट के दौरान देखा होगा कि कोरोना संकट के दौरान चीन जो पीपी किट है, ये जिसे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कहते हैं, जिसे पीपी किट जिसे पहन करके हॉस्पिटल में या मेडिकल के जो स्वास्थ्यकर्मी थे ये लोग
कोरोना पेशेंट का उपचार करते हैं या उसको ढूंढते हैं, उसकी जांच करते हैं। ये पीपी किट पहले भारत में बहुत कम बनती थी, ज़्यादातर चीन से वहाँ से आयात होती थी। उन्होंने बहुत घटिया स्तर के पीपी किट सप्लाई किए, बाद में उन्हें वापस कर दिया गया। इसी प्रकार से N95 मास्क का भी था, ट्रिपल लेयर मास्क का भी था, सैनिटाइज़र का भी था। आज आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर प्रतिदिन अब पीपी किट स्वयं बनना प्रारंभ हो गया। अब चीन पे हमारी निर्भरता समाप्त हो गई। सैनिटाइजर, अगर उत्तर प्रदेश की ही हम बात करें तो अकेले पीपी किट की दर्जनों यूनिट उत्तर प्रदेश में लग चुकी हैं। और पूरे देश के अंदर आप देखें तो जिस देश में पहले 5000 पीपी किट नहीं बनते थे, आज उस देश में प्रतिदिन अगर हम देखते हैं तो देश के अंदर प्रतिदिन आज के दिन पे 4.5 लाख से अधिक पीपी किट बन रहे हैं। इसी प्रकार से सैनिटाइज़र उत्तर प्रदेश में, मुझे याद है जब कोरोना आया तो कोरोना संकट के दौरान पहले चरण में हम लोगों ने इस बात को महसूस किया सैनिटाइज़र का। और सैनिटाइज़र जो 100 ग्राम की एक छोटी सी शीशी होती थी, इसमें 80 रुपये की उस छोटी सी बोतल को लोगों ने 400-500 रुपये में बेचना प्रारंभ किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, हम लोगों ने अकेले उत्तर प्रदेश में हमारी 119 चीनी मिलें थी और डिस्टिलरीज थी, इन सब का उपयोग किया। आज स्थिति क्या है कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अपने सभी संस्थाओं को, चाहे वह पुलिस हो, चाहे वह स्थानीय नगर निकाय हों, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हों या अन्य विभागों को, हमने सैनिटाइज़र फ्री में भी उपलब्ध कराया, सस्ते में भी उपलब्ध करवाया। साथ साथ हम लोगों ने देश के 28 राज्यों को भी दिया और दुनिया के अन्य देशों में जहाँ पे सैनिटाइज़र की मांग हो रही थी वहाँ पर भी हम लोगों ने सैनिटाइज़र उपलब्ध कराने का कार्य किया। N95 मास्क आज उत्तर प्रदेश में भी कई यूनिट इसकी लग चुकी हैं और देश में भी लग चुकी हैं। यानी अब इसकी कोई समस्या नहीं, यानी इसका मतलब अब स्थानीय स्तर पर ही ये चीज़ें हमें उपलब्ध हो जाएंगे। लोकल के लिए वोकल क्यों बनना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उत्तर प्रदेश के बारे में बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उत्तर प्रदेश जब ये देश आज़ाद हुआ था तो उस समय उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? उस समय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से अधिक आई थी। यानी उत्तर प्रदेश का नागरिक देश में सबसे धनी माना जाता था। आज क्या स्थिति है? पिछले 3 वर्षों के दौरान या पिछले 6 वर्षों के दौरान कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है, यानी 2016 की स्थिति ये थी कि देश की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1/3 रह गई थी। और ये इस बात को बताता था कि उत्तर प्रदेश में लोगों को कहीं ना कहीं उनकी उन संभावनाओं को ब्रेक और ब्रेकर के रूप में सरकारों ने कार्य किया। कहीं ना कहीं उसको एक बैरियर के रूप में उन्हें बाधित करने का प्रयास किया। आखिर क्या कारण था कि 1947 तक भारत में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी, उत्तर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक था, और 1947 के बाद ये लगातार गिरता गया। कारण है, अगर हम देखेंगे तो 2 सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण थे। एक यानी प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा उत्तर प्रदेश में थी। हमारे पास सर्वाधिक उर्वरा भूमि हमारे पास मौजूद है, प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल संसाधन सबसे अच्छा हमारे पास मौजूद है। यह हमारे पास अच्छी कृषि यहाँ पे होती थी, पहले भी खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती थी, हमारा किसान खूब मेहनत करता था, उसमें कोई समस्या तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। लेकिन एक सेक्टर जिसकी उपेक्षा हुई आज़ादी के बाद, और वह था सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र, MSME का सेक्टर। उत्तर प्रदेश में जब 2017 में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे थे और उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय से अमित शाह जी ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश का
जो चुनावी संकल्प पत्र तैयार करवाया, उसमें उन्होंने एक पंक्ति लिखवाई थी, और वो थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सरकार प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी, और परंपरागत उद्यम को बढ़ाने के लिए कार्य करने के लिए ये जो बात थी, तो इसको सरकार जब 2017 में हमारी बनी तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की हमारी सरकार ने सबसे पहला काम यही किया कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक मैपिंग करवाई कि वास्तव में यहाँ के परंपरागत उद्यम क्या हैं और उनकी स्थिति इस समय कैसी है। और मुझे देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि प्रदेश के अंदर हमारे 75 जनपद हैं। 75 जनपद में 57 जनपद ऐसे थे जिन 57 जनपदों के अंदर उनकी अपने विशिष्ट उत्पाद थे, और ये विशिष्ट उत्पाद जहां पर पिछले सैकड़ों वर्षों से लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से वहां पर उसके छोटे छोटे क्लस्टर स्थापित किए थे। आर्थिक उन्नयन के लिए, औद्योगिक विकास के लिए जिस क्लस्टर की बड़ी भूमिका होती है, वह क्लस्टर उत्तर प्रदेश में पहले से ही 57 जनपदों में मौजूद था, लेकिन वो उपेक्षित पड़ा हुआ था। इसी प्रकार से मैंने शेष अन्य जनपदों के बारे में जब कार्य करना प्रारंभ किया कि वास्तव में जो ये शेष बचे हुए 18 जनपद हैं, इन 18 जनपदों में क्या संभावनाएं बन सकती हैं, तो मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी फूड प्रोसेसिंग की अपार संभावनाएं वहाँ पर हैं, और उन संभावनाओं के माध्यम से हम लोगों को न केवल आत्मनिर्भर बना सकते हैं बल्कि स्वावलंबन की ओर अग्रसर करके आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उसी को कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। आप देख के आश्चर्य करेंगे कि अगर सामान्य चीज़ें तो आपके सामने हैं, लेकिन जब हम बांसुरी की बात करते हैं तो देश और दुनिया में बांसुरी कहीं और से नहीं, उत्तर प्रदेश के ही पीलीभीत जनपद से जाती है। तबला हो या ढोलक, अगर इसको देखना है तो ये भी उत्तर प्रदेश के ही अमरोहा जनपद से जाता है। आप आश्चर्य करेंगे कि अलीगढ़ तालों के लिए विख्यात है, लेकिन ताला ही नहीं, हार्डवेयर का हर एक आइटम अलीगढ़ में बनता है, और इतनी खूबसूरती के साथ उनके पास स्किल है कि किसी भी चीज़ को देख करके कुछ ही मिनटों में वे लोग उसका एक नया प्रोडक्ट तैयार करके दे सकते हैं। और इसीलिए जब डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बनाने की बात आई तो उसका एक नोड प्रधानमंत्री जी ने अलीगढ़ में भी दिया है। डिफेंस इक्विपमेंट की दृष्टि से भी अलीगढ़ की भूमिका हो सकती है, अलीगढ़ के एमएसएमई का उपयोग हो सकता है, ये इसमें बहुत बड़ा रोल है। पीतल के बारे में हम देखते हैं, मुरादाबाद इसका हब है और वहाँ के कारीगरों ने बहुत मेहनत से उसको बचाए रखा, बनाए रखा, और कोरोना संकट के दौरान भी वे लोग उस पर कार्य करते रहे। इत्र के बारे में कन्नौज, ग्लास के बारे में फिरोजाबाद, स्पोर्ट्स आइटम के लिए मेरठ, और उसके बाद चाहे वह लखनऊ की यहाँ पर हम लोग देखें, कारीगरी को देखें, चाहे वह चिकन कारीगरी हो या फिर वाराणसी के सिल्क के उद्योग को, ये अनेक कार्य पूरे देश के अंदर देखने को मिल सकते हैं और अपने एक संभावनाएं बिखरी पड़ी हैं। गोरखपुर के टेराकोटा को अगर आप देखेंगे, लोग मुझसे इस बारे में पूछते थे, अधिकारियों ने मुझसे कहा कि गोरखपुर का टेराकोटा आया है, इसका क्या उपयोग हो सकता है। मैंने कहा बहुत उपयोग होगा। उन्होंने पूछा आखिर क्या उपयोग हो सकता है। मैंने कहा भी देखो, इसमें बहुत संभावनाएं छुपी हुई हैं। हम जब दीपावली करते हैं, दीपावली के आयोजन में हम सब गौरी गणेश की मूर्ति जो लेके आते हैं, मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं कि ये मूर्तियां चीन से आ रही हैं। आखिर गोरखपुर का टेराकोटा अगर हम इन्हें डिजाइन दे दें, तकनीक दे दें और डिमांड इनसे पहले से कर लें, तो उत्तर प्रदेश के घर घर में गोरखपुर के टेराकोटा की
गौरी गणेश की प्रतिमाएं हर घर आपूर्ति हो सकती हैं। और केवल गोरखपुर में नहीं, प्रदेश में माटी कला बोर्ड से जुड़ा हुआ हर एक हमारा जो माटी कला बोर्ड का सदस्य है या उससे जुड़ा हुआ जो भी लोग हैं वह कारीगर इस कार्य को कर सकता है। मुझे याद है जब 2017 में हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव का पहला आयोजन किया। दीपोत्सव के इस आयोजन में हम लोगों को 51,000 दीप जलाने थे। हमें अयोध्या और उसके आसपास के जनपदों में मिट्टी के दीपक नहीं मिले। हम लोगों ने पूरे प्रदेश से इकट्ठे करवाए, तब 51,000 दीप मिले थे। और पिछले वर्ष हम लोगों ने 5,51,000 दीप जलाए थे। ये सभी दीपक अकेले अयोध्या जनपद में मिले थे, क्योंकि वहां के लोगों का विश्वास है कि वह जो प्रोडक्ट बनाएगा वह प्रोडक्ट उन्हें प्राप्त भी होगा, वह प्रोडक्ट का दाम भी प्राप्त होगा और समाज मार्केट में इसकी डिमांड भी होगी। और उसका परिणाम क्या है, हम लोगों ने उसको सुविधाएं दी। माटी कला बोर्ड के लिए हम लोगों ने व्यवस्था दी कि हर ग्राम पंचायत के तालाब को प्रति वर्ष अप्रैल से जून तक हम प्रदेश के कुम्हारों को उसे फ्री में उपलब्ध कराएंगे। वे मिट्टी निकालेंगे और मिट्टी को अपना जमा कर सकेंगे। यानी बर्तन बनाने के लिए तालाब की मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है और उस मिट्टी को वे लोग फ्री में निकाल के लेके जाएंगे। कोई उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा, उनको भी फ्री में काम हो गया और हमारा काम ये हो गया कि ग्राम पंचायत को फ्री में जल संरक्षण के लिए तालाब प्राप्त हो गया। यानी एक साथ दोनों काम फ्री हो गए। अब माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए जो कुम्हार थे उन लोगों को हम लोगों ने तकनीक दी और तकनीक दे करके एक व्यवस्था बनाई कि वे लोग इसके माध्यम से हम उनको फ्री में मिट्टी दे रहे हैं, हम उनको टूल किट भी उपलब्ध कराएंगे। किसी को सोलर चाक उपलब्ध करा देंगे, किसी को इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध करा देंगे, उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से जिस पहले मैनुअल चाक में जो 70-75 बर्तन बना पाता था दिन भर में, जब उन्हें इलेक्ट्रिक या सोलर चाक दिया गया तो उसी इलेक्ट्रिक और सोलर चाक से उसने 300 से 400 बर्तन बनाने प्रारंभ कर दिए। तो दाम कम होगा, वह एक प्रतिस्पर्धा में खड़ा हो पाएगा और आज उस प्रतिस्पर्धा में खड़ा होने के लिए उसे तैयार किया गया है। बड़ी मात्रा में इसको लोगों ने अपनाना प्रारंभ किया है। ऐसे ही हर एक सेक्टर की संभावनाएं हैं, लेकिन कोरोना संकट के दौरान एमएसएमई का हमारा सेक्टर प्रभावित हुआ और जब ये प्रभावित हुआ तो इस सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सबसे बड़ी घोषणा की कि 3 लाख करोड़ रुपए के लोन की घोषणा इन लोगों के लिए की और आज इस सेक्टर को इतने बड़े पैमाने पर लोन देने की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के एमएसएमई विभाग को कि जिस दिन इसकी घोषणा हुई, पैकेज की घोषणा माननीय वित्त मंत्री श्रीमती हमारी भारत सरकार की निर्मला सीतारमण जी ने जिस दिन इस पैकेज की घोषणा की, इसके अगले दिन ही हम लोगों ने प्रदेश के 57,000 एमएसएमई यूनिट को 2,002 करोड़ रुपए का लोन उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त कर दी। यानी एक साथ इतने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर, यानी एक अनुमान है कि जो 57,000 से अधिक यूनिट को 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का लोन एक दिन में स्वीकृत कराया। जब इनके द्वारा प्रोडक्शन प्रारंभ होगा तो इन सभी यूनिट में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को उनमें कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होगा। और एमएसएमई सेक्टर ऐसा है जिसमें कम पूंजी में ज़्यादा रोजगार, न उसके लैंड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और न ही बैंक की पूंजी ही कहीं फंसती है। यानी ये व्यापक संभावनाएं इसमें बनी हुई हैं और इन व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रख करके ही हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 2018 में उत्तर प्रदेश के अंदर एक जनपद एक उत्पाद की घोषणा की।
एक जनपद एक उत्पाद के कारण उत्तर प्रदेश में हमने तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने में हमें मदद मिली और खासतौर पर 75 के 75 जनपद के लिए एक उत्पाद घोषित किया गया और उस उत्पाद को उसके साथ ब्रांड करने का प्रयास हुआ। आज 75 जनपद इसमें तेजी के साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन तेजी के साथ कार्य करने के अलावा इन 75 जनपदों के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश को एक्सपोर्ट का एक नया हब बनाने में भी सफलता प्राप्त की। यानी मात्र एक वर्ष के अंदर ही उत्तर प्रदेश ने जो पहले हमारा एक्सपोर्ट 2017-18 तक कुल 86,000 करोड़ रुपए का था, वह मात्र जब हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर कार्य करना प्रारंभ किया, इस पे तेजी के साथ इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया, तो एक वर्ष में ही यह 1,16,000 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट हमारा 1,16,000 करोड़ का पार कर गया। इसमें अनेक संभावनाएं थी। हम मानते हैं वर्तमान में इस पे थोड़ा असर पड़ा है कोरोना संकट के कारण, लेकिन संभावनाएं इसमें मौजूद हैं। जो अपना है वही स्वावलंबन का माध्यम बन सकता है और जो स्वावलंबन का माध्यम है वह कहीं ना कहीं व्यक्ति को आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाता है और यह कार्य हम सफलतापूर्वक इसके माध्यम से कर रहे हैं। आत्मनिर्भर पैकेज में हर एक सेक्टर के लिए बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, खासतौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी अनेक, खासतौर पर 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर में केवल उन एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, जिसमें किसान उत्पादक संगठनों के द्वारा विकास खंड स्तर पर वहाँ पर सैलूज स्थापित किए जा सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरेज क्षमता विकसित की जा सकती है और उसके माध्यम से जब किसी भी उत्पाद का दाम मार्केट में अच्छा मिले उस समय उसकी मार्केटिंग करने की संभावनाएं उनके सामने मौजूद होंगी। ये सारे कार्य इसके माध्यम से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। अन्य तमाम उन सेक्टर में, चाहे वह फूड प्रोसेसिंग का हो, चाहे वह हर्बल खेती का हो, चाहे वह मधुमक्खी पालन के लिए हो, पशुपालन के लिए हो, हर एक सेक्टर के लिए इस आत्मनिर्भर पैकेज में व्यापक घोषणाएं हुई हैं और इन व्यापक घोषणाओं के माध्यम से हम लोग अपने स्वयं के उत्पाद को ब्रांड करते हुए, उसकी ब्रांडिंग करते हुए व्यापक पैमाने पर लोगों को रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। और यही कारण है कि देश के अंदर जब लॉकडाउन के कारण बड़े पैमाने पर कामगार और श्रमिकों ने, क्योंकि कार्य बंद हो गए थे, तो उन लोगों ने अपने घरों के लिए प्लान किया, तो सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश के कामगार और श्रमिकों की थी। ये संख्या लगभग 36 लाख के आसपास अकेले उत्तर प्रदेश में आई है। आज सुबह तक का जो डाटा हमारे पास है, 35,92,000 श्रमिकों का हमने स्किल मैपिंग किया और 35,92,000 जो कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आया है, हमने इसको 80 इसकी कैटेगरी में इसको विभक्त किया है कि 80 प्रकार की स्किल उनके पास थी, अलग अलग प्रकार के। हम मानते हैं बहुत सारे ऐसे भी थे जो अनस्किल थे, जो सामान्य निर्माण श्रमिक थे, लेकिन ज़्यादातर लोग कौन थे? कोई कारपेंटर है, कोई राजमिस्त्री है, कोई टेलर मास्टर है, कोई ड्राइवर है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई पैरामेडिक्स है, कोई अलग अलग सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति है। व्यापक संभावनाएं उसमें मौजूद हैं और उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने अपना कार्य प्रारंभ किया। लेकिन यह जितना भी प्रवासी कामगार और श्रमिक है, यह सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच सके, ये एक बड़ा कार्य था, एक चैलेंजिंग जॉब था ये। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का, जिन्होंने श्रमिक स्पेशल हमें उपलब्ध कराई और श्रमिक स्पेशल के माध्यम से 12,000 से अधिक बसेज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की लगवा करके और लगभग 15,000 बसेज ऐसी थी जो हमने हर जनपद में जिलाधिकारियों के डिस्पोजल में तैनात की थी। इनके माध्यम से सुरक्षित उन्हें होम क्वारंटीन तक पहुंचाने और होम क्वारंटीन के बाद उन्हें व्यवस्थित रूप से रोजगार के तक
ले जाने की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान हम लोगों ने निर्माण श्रमिकों को 44 लाख निर्माण श्रमिकों को हम लोगों ने अब तक 1,000 रुपये की धनराशि भरण पोषण भत्ते के रूप में उपलब्ध कराई, राशन किट उपलब्ध कराया। इसके अलावा उन्हें खाद्यान्न की वे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं और कोरोना संकट के दौरान प्रदेश के अंदर हम लोगों ने वे सभी कार्यक्रम, चाहे वह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य हो, चाहे वह प्रदेश के अंदर लोगों को अलग अलग सेक्टर के माध्यम से जोड़ने, यानी हम लोगों ने 35 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों को हम लेकर के आए, लेकिन केवल ला करके सीधे घर तक नहीं छोड़ दिया। हम लेकर के आए, लेके आने के बाद आने पर हम उन्हें पहले रेलवे स्टेशन से क्वारंटीन सेंटर ले जाते थे। क्वारंटीन सेंटर में उनके रहने खाने की व्यवस्था, फिर वहाँ पे मेडिकल स्क्रीनिंग की व्यवस्था, फिर उन्हें वहाँ से जो लोग स्वस्थ रहते थे उन्हें उनके घर तक राशन किट दे करके उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था, फिर होम क्वारंटीन के दौरान उन्हें 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था, और फिर वे जो स्वस्थ होकर के निकल जाते थे, क्वारंटीन का पीरियड जब उनका संपन्न होता है उसके बाद उन्हें व्यवस्थित रोजगार या फिर स्वतः रोजगार या फिर उन्हें किसी न किसी एक व्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य हम लोग उसके माध्यम से करते रहे हैं। ये कार्य निरंतर चल रहा है और इस पर हम लोगों ने बड़ी संख्या में रोजगार भी और स्वतः रोजगार के साथ भी लोगों को जोड़ने का कार्य किया है। हमें सफलता इसलिए प्राप्त हो गई, चाहे वह टेस्टिंग क्षमता, जब पहली बार टेस्ट कोरोना आया था हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी। हम लोगों ने जब पहला पेशेंट आया केवल हमारे पास केजीएमयू में 60 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता थी, लेकिन आज भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों के पास उत्तर प्रदेश में 16,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हमारे पास है और बहुत शीघ्र हम इसे 20,000 तक पहुंचा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जून के अंत तक इसे 25,000 तक हम लेकर के जाएंगे। जिस समय कोरोना का पहला पेशेंट आया था उस समय प्रदेश में कोविड हॉस्पिटल यानी कोरोना उपचार का एक भी बेड हमारे पास मौजूद नहीं था, लेकिन आज हमारे पास पूरे प्रदेश में 1,01,226 बेड हमारे पास उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। हमारे पास हर जनपद में वेंटिलेटर की सुविधा मौजूद है, हमारे पास पूरी मैन पावर है, हमारे पास वे सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदेश में मौजूद हैं जो कोरोना उपचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर हम लोग बहुत तेजी के साथ कार्य कर रहे हैं। ये जो कार्य हुए हैं ये आत्मनिर्भर भारत की ही कड़ी का हिस्सा है और उस कड़ी को आगे बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही आज ये चीज़ें आगे बढ़ पाई हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आत्मनिर्भरता का रास्ता स्वदेशी से होगा, स्वावलंबन से होगा और अपनी परंपरागत जो लोकल है हमारे लिए, मुझे लगता है उसके माध्यम से ही उसका व्यापक प्रचार प्रसार, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाने और उसके व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से ही ये मार्ग आगे बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में इसकी व्यापक संभावनाएं हैं। मेरा ये मानना है कि देश का सबसे बड़ा एमएसएमई सेक्टर हमारे पास मौजूद है और इस सबसे बड़े एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से हम प्रदेश और देश के अंदर प्रदेश को देश के अंदर अग्रणी स्थान पे ला सकते हैं। हम लोगों ने इस पर जो कार्य करना प्रारंभ किया है इसमें हमारे साथ में तमाम हमारे औद्योगिक संगठनों ने भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। राज्य सरकार की अपनी पहले से ही इसके बारे में नीति रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हमारी जो कार्य योजना है उसी को आगे बढ़ाने की कार्य योजना है और मुझे विश्वास है कि निश्चित ही आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर न केवल सफल होगा बल्कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आज भारत सरकार ने भी अपने यूनियन बजट का पार्ट बनाया है और हर राज्य से इसके बारे में कहा है कि उत्तर प्रदेश ने जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से लोकल को ग्लोबल बनाने का प्रयास किया है, उसकी ब्रांडिंग की है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से, ओडीओपी के माध्यम से, ऐसे ही अन्य राज्य भी करें। उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और मेरा ये मानना है
कि हर एक सेक्टर में आज जो उपलब्धियां हमारे सामने हैं वह कहीं ना कहीं इन परंपरागत उत्पादों के माध्यम से है, अपने उद्यमी बंधुओं के माध्यम से, अपने किसान बंधुओं के माध्यम से, प्रदेश के यहाँ पर परिश्रमी और स्वावलंबी जो हमारे कामगार हैं उनके माध्यम से। एक तो ये चीज़ हम लोगों ने की। दूसरा एक पक्ष इसका और तीसरा था जो हमारा परंपरागत कारीगरी है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हमने उसे प्रोत्साहित किया है और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने के लिए ये जो 16 प्रकार की कारीगरी हमारे पास पहले से मौजूद थी, इसको भी हम लोगों ने तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और मैं मानता हूँ कि आज के दिन पर ये समय की आवश्यकता है। कोरोना न जाने कितने दिन अभी आगे चलता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम अगर कोरोना के माध्यम बीच ही अपना रास्ता बनाते हैं तो निश्चित ही कहीं न कहीं सतर्कता और सावधानी इसमें आवश्यक है। और मैं आप सबसे भी अपील करूंगा, आप सभी सुधीजन हैं, अपने अपने सेक्टर में अपनी एक बड़ी भूमिका रखते हैं, लोग एक बड़े समुदाय को लीड करते हैं। अगर हम लोगों को प्रेरित कर सकें कि कोरोना का जब तक कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन नहीं आती है तब तक हमें कोरोना के बीच में ही अपनी सभी प्रकार की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का संचालन भी करना है। उन स्थितियों में सतर्कता और सावधानी किस रूप में हो सकती है? एक, पब्लिक गैदरिंग न हो, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसके माध्यम से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तीसरा, घर के बाहर निकलने पर सावधानी, खासतौर पर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, यानी ये महत्वपूर्ण है कि अगर हम कहीं पर हैं तो कम से कम 2 गज की दूरी हमारे बीच में जरूर हो, लेकिन साथ साथ मास्क भी जरूरी है। 5 कैटेगरी के वे लोग, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, कमजोर लोग हैं, ये 5 कैटेगरी अगर आवश्यक न हो तो घर के बाहर न निकलें तो अच्छा होगा। मुझे लगता है कि ये सावधानी और सतर्कता हम बरतेंगे तो निश्चित ही कोरोना पर भी विजय प्राप्त करेंगे और आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को पूरा करने में भी हम सफल होंगे। मैं आत्मनिर्भर भारत संवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश यूनिट को हृदय से धन्यवाद देता हूं, प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी को, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री JPS राठौर जी को और इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए जितने भी सुधीजन हैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि हम लोग इस प्रकार के संवाद के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ हमारी बैठकें हो चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ाई है। प्रदेश में कामगार और श्रमिक आयोग का गठन भी किया जा चुका है। निश्चित ही हम लोग आत्मनिर्भर भारत के लिए जो पैकेज, PM पैकेज घोषित हुआ है, इस पैकेज के माध्यम से उत्तर प्रदेश को इसका एक बड़ा लाभ दे सकते हैं और एक बड़ी आबादी को इसके माध्यम से लाभान्वित करके आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। मैं आयोजन के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि कोरोना संकट में भी हम लोग एक रास्ता निकालेंगे भारत के स्वावलंबन का, भारत की आत्मनिर्भरता का। धन्यवाद। जय हिंद। क्यों नहीं इसमें आ रही हो?
सौभाग्य है जो हमारे प्रदेश का राजा संत भी है, राजा भी है, और अब तो दोनों उपाधियां छोड़ के हमारे प्रदेश के उद्यमियों का पूरे प्रदेश की जनता के गार्जियन है। आपने इस कोरोना के दौरान जो आत्मीयता पूरे प्रदेश में दिखाई है, उसमें आपका मुख्यमंत्री पद केवल संवैधानिक पद नहीं रह गया है, पूरा प्रदेश आपको गार्जियन के रूप में देखता है। और रह गई माननीय मुख्यमंत्री जी उद्योगों की बात, जब से आपके नेतृत्व में सरकार आई है, कम से कम हम लोगों को चिट्ठी पत्री उल्टे सीधे टेलीफोन लैंड ऑर्डर के कारण हम लोगों में बहुत बड़ा आत्मविश्वास बढ़ा है। हम लोग पहले 3-4 बार पहले मीटिंग हैदराबाद तेलंगाना कर आए थे, जब से आपने वो फरवरी 2018 में किया था, जिसके कारण 500 करोड़ रुपए का इस कंपनी में हम एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। अब तो हमारे बहुत से जो रिश्तेदार प्रदेश के बाहर हैं, वो भी कहते हैं साहब ठीक है, शाजापुर में या लखीमपुर खीरी में या कहां पर आ जाए, हम कृषि आधारित प्रदेशों में उद्योग लगाएं। उसके लिए 2-3 छोटे छोटे सुझाव है माननीय मुख्यमंत्री जी कि कई प्रदेशों में इस तरह की व्यवस्था है कि जिस चीज का उत्पादन प्रदेश में हो रहा है और अगर सरकार को उस चीज की जरूरत है या सरकार खरीद रही है, तो खरीदने में और बिक्री में प्रदेश के अंदर ही उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। इस संबंध में कई प्रांतों ने नोटिफिकेशन भी जारी कर रखे हैं और कई प्रांतों में ऐसी व्यवस्था लागू है। मसलन जैसे अपनी चीनी मिलों से बैगास निकलती है, अगर आपकी बैगास उत्तर प्रदेश का उद्यमी ही खरीदने को तैयार है आपकी पॉलिसी के अनुरूप, तो उत्तर प्रदेश के बाहर उसको ना बेचा जाए। मसलन 2, जैसे कागज का उत्पादन अगर आपके प्रदेश में हो रहा है तो क्वालिटी भी आपके अनुरूप है, आपके विभाग के अनुरूप है, तो उसको इसी प्रदेश में ही उसको प्राथमिकता दी जाए। ऐसी कई प्रदेशों ने कर रखा है, जिसके लिए इसमें किसी भी राजस्व की कोई नुकसान नहीं है। इससे प्रदेश के उद्योगों के संचालन में आसानी भी मिलेगी और उससे काफी विकास होगा। और हम लोग काफी आश्वस्त हैं। जिस दिन आपने प्रवासी, जिस दिन से कोटा की शुरुआत की थी आपने बच्चों को बुलाने के, आपको नहीं मालूम कि उनके अभिभावकों के आंखों में आंसू थे। हम लोग इतना नहीं कि जो चीजों को अवगत करा सकें। तो उत्तर प्रदेश का उद्यमी भावुक रूप से आपसे जुड़ चुका है। छोटी छोटी पॉलिसियां हैं, कुछ कानूनों का सरलीकरण कर दिया जाए तो माहौल बहुत अच्छा है। हम लोग आपके साथ हैं और हम लोगों के अंदर एक उत्साह भी है कि हम लोग जो है और उत्पादन को बढ़ाएं और इस यूनिट में भी इस दिसंबर 2021 तक जो हमने 500 धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। आदरणीय ललित ठुकराल जी अप्रैल पार्क से हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेकर चर्चा कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने की इनका कुछ सुझाव है। आदरणीय ललित ठुकराल जी अप्रैल पार्क। नमस्कार सर। नमस्ते जी। महाराज जी, पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी इंडस्ट्री को इस लॉकडाउन में खोलने की परमिशन दी, जो कि आप वेंटिलेटर में चली गई थी, आपने उसको ऑक्सीजन देने का काम किया और आज 6,000 करोड़ रुपए की जो हानि हो रही थी वो बच गई। आप सारी हमारी इंडस्ट्री आपकी ऋणी है सर। सर आपने आपके आदेश के अनुसार आपने पीपी किट बनाने की बात कही। नवनीत सहगल जी ने हमसे कहा शुरू करिए, लॉकडाउन के 4 दिन के बाद ही हमने उसको बनाना शुरू किया और आज हम 1,00,000 पीस रोज का यहाँ से उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। हमने यूपी गवर्नमेंट को 4.5 लाख पीस सप्लाई किया है और फर्स्ट क्लास क्वालिटी का। तो आज हम हमारी ये क्षमता सर। महाराज जी, एक सबसे बड़ी समस्या जो आज की है, जो प्रवासी मजदूरों के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी सरकार को कि 2 लाख लोग मुझे इमीडिएट चाहिए अभी। उसके लिए आपके यहाँ से मुझे एक लिस्ट आई 65,000 लोगों की। हमने उनको सबको व्हाट्सएप के जरिए, SMS के जरिए, सबको फोन कॉल करके सबको हमने अपने यहाँ पर काम करने के लिए न्योता दी है। अभी कुछ लोग आए हैं पर सब लोगों की कुछ समस्याएं हैं। कुछ जो उनकी जो एक मन की सोच ऐसी है कि वो आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि एक उनको भरोसा नहीं होता कि नोएडा से फोन आ रहा है और हमें नौकरी मिल जाएगी। इस तरह से वो बड़ी अलग अलग तरह की सोच रख रहे हैं। सर इसके लिए मेरी एक छोटी सजेशन है। मैंने फोन किया था तो प्रयागराज के एक विधायक, एक पार्षद जी ने फोन उठाया, तो उनके किसी भतीजे का नंबर था। उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरे इस जनपद में 4,000 आदमी हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इन 4,000 आदमी को इकट्ठा करिए। सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार आपको बस का अरेंजमेंट करके देगी, आप उनको लेके नोएडा भेजिए और मैं उनको 1 महीने का राशन दूंगा यहाँ पे और रहने की व्यवस्था कराऊंगा। तो उन्होंने इस बात से राजी हुए। सर मेरा आपसे ये बात कहने का ये मतलब है कि अगर आप अपने सारे विधायक और सारे पार्षद से अगर ये कहें कि
अगर वो अपने जितने भी एरिया में लोग प्रवासी हैं उन लोगों को करें तो हमारी क्षमता आज ये जी 10 लाख लोगों का रोजगार हमारे यहाँ क्षमता है, हम दे सकते हैं, जिसके अंदर 2.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। अभी 2 लाख 2.5 लाख की अभी एकदम जरूरत है सर। तो अगले 3-4 महीने में यहाँ हम 10 लाख लोगों को, कारीगरों को, प्लेसमेंट को, हमारी इंडस्ट्री में जो बैकअप में काम करते हैं उन सबको रोजगार दे सकते हैं। सर उत्तर प्रदेश के अंदर जयपुर से और महाराष्ट्र से, हैदराबाद से, बैंगलोर से, सूरत से जो टेलर कई इतने वापस आए हैं, उन तक सिर्फ एक विश्वास और थोड़ा सा उनको आपकी तरफ से कहा जाए तो वो तुरंत इधर आने को तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद जी। ठुकराल जी, प्रवीण चंद्रा जी है हमारे साथ, अवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, वो कुछ कहना चाहते थे। मैं प्रवीण चंद्रा, मैं सबसे पहले हार्दिक अजीज और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगीनाथ जी का नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस कोरोना में और अपने 2 साल के निर्देशन में प्रदेश को कहां से कहां पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं उनके संज्ञान में 3-4 वास्तविकताओं को लाने की कोशिश करना चाहता हूं। हम लोग प्रवासी भारतीयों के लिए उद्योग का मतलब 3 चीजें होती है। उद्योग में 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं, सरकार, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए डॉर्मेट्रीज जो है वो उद्योगों में कंपलसरी होनी चाहिए और उसके साथ ही साथ उद्योगों को इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए, जो जिससे हमारा जो कर्मकार साथी है वो हमारा कोई एम्प्लॉय नहीं है, वो हमारा साथी है। कर्मकार साथी जो है वो उसको रहने की सुविधा और उसको रात्रि में बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं का ज्ञान होना, उसको पूरा समुचित लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि उद्योगों को इंसेंटिवाइज करें। अदरवाइज इंडस्ट्रियल स्टेट्स जितने हैं वहां पर डॉर्मेट्रीज जैसे विदेशों में है, जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके रहने, खाने पीने का इंतजाम जो है वो या तो औद्योगिक स्थानों में होना चाहिए या उद्योग की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिससे कि वो उसको कर सके। पॉइंट नंबर आवाज नहीं आ रही है भाई। धन्यवाद जनक जी। बहुत से लोग आए जैसे इन्होंने हाथ उठाया, लेकिन समय की मर्यादा है, इसके कारण ज्यादा लोगों को मैं नहीं दे पा रहा हूँ। यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के, मैं इसका जवाब दे दूं। कुछ लोगों ने जो बात कही है जी आप बताएं। हाँ, 1 मिनट मैं इनको बता देता हूँ। एक तो माधव गोपाल जी ने जो बातें कही हैं कि
प्रदेश में जो उद्यम हैं एमएसएमई के खास तौर पर उसे प्राथमिकता देने के लिए तो हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट की अपनी जो पॉलिसी बनाई है उसमें एमएसएमई जो यूपी में स्थापित है उनको भी हम लोगों ने कुछ इसमें प्राथमिकता देने का पहले ही आदेश जारी किया है और ये हर एक सेक्टर में इसका लाभ उत्तर प्रदेश के एमएसएमई को प्राप्त होगा। ललित ठुकराल जी ने जो बात कही है खास तौर पर इसके बारे में कि प्रवासी कामगारों के बारे में, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे पास लगभग 75,000 के आसपास टेलर मास्टर आए हैं जो इसमें प्रवासी कामगार के उसमें आए हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों से। तो इनकी संख्या बहुत बड़ी है और हम लोग इनको जो अपना जो है रेडीमेड गारमेंट्स के लिए लोग बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। इन लोगों से हमारा संवाद है और ये लोग कहीं भी काम उत्तर प्रदेश में काम करने को तैयार हैं। प्रवीण चंद्रा जी ने जो बात कही है वह डॉर्मेट्री के बारे, इसमें खासतौर पर उद्योगों से संबंधित जो प्रवास जो कामगार और श्रमिक होता है उनके लिए आवासीय सुविधा के बारे में अपने लघु उद्योग भारती में जनक भाटिया जी ने भी और प्रवीण चंद्रा जी ने भी बात उठाई है। भारत सरकार ने अभी जो अपनी पीएम पैकेज में घोषणा की है इसमें वह न केवल कार्मिक कामगार और श्रमिकों के लिए बल्कि छात्रों के लिए भी इस प्रकार के पैकेज की घोषणा की है। अब तक केवल नगर निकाय और स्थानीय जो प्राधिकरण थे, डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर औद्योगिक अथॉरिटी, इसको कर सकती थी। अब हम लोगों ने तीसरे सेक्टर को भी चयन किया कि अगर कोई निजी डेवलपर भी इस क्षेत्र में आगे आना चाहता है तो भारत सरकार ने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। उन्हें रेंटल उस पर वे लोग रख सकते हैं और उसके लिए भी बना सकते हैं। इसमें हम लोग उनको एफआईआर में छूट देंगे, उसमें भारत सरकार उन्हें इनकम टैक्स में और जीएसटी में छूट देने जा रही है। बहुत सारे प्रावधान उनके लिए किए गए हैं और मेरा मानना है कि एक अवसर है जब हम लोग इसका लाभ ले करके और बड़े पैमाने पर कामगार और श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर कार्य दे करके न केवल उनके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं बल्कि उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा का लाभ लेकर के प्रदेश को भी विकास के पथ पर तेजी के साथ अग्रसर कर सकते हैं। मैं इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए अपने इन सभी उद्यमियों से और उस विशिष्ट सेक्टर से जुड़े हुए सभी महानुभावों को हृदय से धन्यवाद देता हूं।